सोचिए एक जॉइंट फैमिली है, बड़ा घर, रेस्पेक्टेड लोग और घर की बहू जो एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये परफेक्ट इमेज एक इल्यूशन था, एक ऐसा इल्यूशन जिसके पीछे छुपा था 14 साल का एक लंबा क्रिमिनल प्लान, एक के बाद एक 6 मौत, ससुर, सास, पति, यहाँ तक कि 2 साल की बच्ची भी। केरला का कूडाथाई साइनाइड केस इंडिया की हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक है। शॉकिंग इसलिए नहीं कि डर हुए, शॉकिंग इसलिए क्योंकि करने वाला कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि वो शख्स था जिस पर परिवार सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। आज की वीडियो में आइए समझते हैं इस मास्टरमाइंड डिसेप्शन की पूरी कहानी को। कैसे एक हाउसवाइफ ने पूरे सिस्टम को फूल बनाया और कैसे आखिरकार वो पकड़ी गई। कहानी की शुरुआत होती है 1997 में केरला के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कूडाथाई से। यहाँ रहता था पोन्नामट्टम परिवार। हेड ऑफ द फैमिली टॉम थॉमस, जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क थे, और उनकी वाइफ एनम्मा थॉमस, एक स्कूल टीचर। बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली थी। इनका बड़ा बेटा था रॉय थॉमस। 1997 में रॉय की शादी होती है जोली जोसेफ से। जोली ने बताया कि वो M.Com पास है और उसका सपना है एक लेक्चरर बनना। टॉम और एनम्मा बहुत ही खुश थे कि उनके घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई है। लेकिन दोस्तों, असल में ये झूठ की पहली नींव थी। जोली के पास एक्चुअली में कोई क्वालिफिकेशन थी ही नहीं जो उसने क्लेम की थी, लेकिन उस वक्त किसी ने वेरीफाई नहीं किया। ट्रस्ट, यही वो फैक्टर है जिसका फ़ायदा उठाया गया। अब क्रोनोलॉजी समझते हैं। इन हत्याओं का पैटर्न देखना ज़रूरी है। सबसे पहले टारगेट बनी घर की मालकिन एनम्मा, क्योंकि घर का कंट्रोल, फाइनेंस का कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था। एक दिन मटन सूप पीने के बाद एनम्मा की तबीयत खराब हुई, वो गिर गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। फैमिली ने मान लिया, नो इन्वेस्टिगेशन। यहाँ से जोली को घर का कंट्रोल मिल गया। 6 साल बीत गए, सब कुछ शांत था। लेकिन अब ससुर टॉम थॉमस अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों रोजो और रेंजी के नाम करने की सोच रहे थे, लेकिन जोली को ये मंजूर नहीं था। 26 अगस्त 2008 टॉम थॉमस ने मिस्टर तोपियो का खाया। सेम सिम्टम्स, उल्टी, बेहोशी और मौत। अगेन हार्ट अटैक मान लिया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन सालों में जोली रोज सुबह तैयार होकर निकलती थी। उसने सबको बताया था कि उसको NIT कैलिकट में गेस्ट लेक्चरर की जॉब मिल गई है। वो रोज जाती, शाम को आती। असल में वो NIT कभी गई ही नहीं। वो पास के ब्यूटी पार्लर में बैठती थी या घूमती थी। उसने फेक ID कार्ड तक बनवा लिया था। सोची 14 साल तक किसी को फैमिली में शक नहीं हुआ। दिस इज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एट इट्स पीक। अब जोली की लाइफ में उसका पति रॉय एक बोझ बन चुका था। रॉय बिजनेस में फेल हो रहा था और अल्कोहल पर डिपेंड था। सितंबर 2011 रॉय ने घर पर खाना खाया, बाथरूम में गया और वहां पर कोलैप्स हो गया। लेकिन यहाँ एक गलती हुई। रॉय के अंकल मैथ्यू मेंडेजिल को शक हुआ। उन्होंने जिद की कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। जोली ने बहुत रोका, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में साफ लिखा था साइनाइड कंसेप्शंस। जोली ने यहाँ पुलिस और सोसाइटी को एक नई कहानी सुना दी। उसने कहा रॉय कर्जे में था, डिप्रेशन में था, इसलिए उसने खुद साइनाइड खाकर सुसाइड कर ली। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। जोली फिर बच गई। जोली को पता था कि रॉय के मामा मैथ्यू अभी भी सवाल उठा रहे हैं,
वो इन्वेस्टिगेशन चाहते थे। तो 2014 में मैथ्यू ने जोली के हाथ से कॉफ़ी पी और वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ था, कोलैप्स एंड डेथ। अब जोली का मोटिव बदल चुका था। उसको पैसे मिल गए थे, कंट्रोल मिल गया था, अब उसको चाहिए थी कंपेनियनशिप। उसकी नज़रें थी रोए के कजिन साजू पर। लेकिन साजू शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी सिली और बेटी एल्पाइन। इन दोनों को रास्ते से हटाना था। ये इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। मई 2014 जोली ने 2 साल की बच्ची एल्पाइन को ब्रेड और मीट खरीदी। बच्ची की मौत हो गई। लोगों को लगा फैमिली कर्स है, इस परिवार पर कोई श्राप है। जनवरी 2016 साजू की वाइफ सिली, जोली उसके साथ डेंटिस्ट के पास गई। वहाँ उसने सिली को कुछ खिलाया। सिली जोली की गोद में गिर गई, उठ गई। अब रास्ता साफ था। 2017 में जोली और साजू ने शादी कर ली। मिशन अकम्प्लाइज्ड। कम से कम जोली को ऐसा ही लगा। लेकिन दोस्तों, हर क्रिमिनल एक ना एक लूज एंड छोड़ ही देता है। इस केस में वो लूज एंड था फेक विल, फेक वसीयत। रोय की बहन रेंजी थॉमस को शक हुआ कि पापा की वसीयत में जो सिग्नेचर हैं वो फेक लग रहे हैं। उन्होंने देखा कि जोली ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। रेंजी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। एंट्री होती है एसपी केजी सिमोन की। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें 3 बड़ी बातें मिली। जोली एनआईटी में कभी एम्प्लॉय थी ही नहीं। रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइनाइड था जिसे इग्नोर किया गया। और हर मौत के वक्त जोली वहां पर थी। अक्टूबर 2019 पुलिस ने डिसाइड किया कि सभी 6 बॉडीज को कब्र से निकाला जाएगा। ये मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज था। साइनाइड बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। 14 साल बाद हड्डियों में साइनाइड मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फोरेंसिक टेक्नोलॉजी एनालिसिस। ऑल्दो सब बॉडी में क्लियर एविडेंस नहीं मिला, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जोली टूट गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जोली को साइनाइड सप्लाई करने वाले 2 लोग थे, एमएस मैथ्यू और प्राजी कुमार। गोल्डस्मिथ को सोने को पॉलिश करने के लिए थोड़ा साइनाइड मिलता था और वही साइनाइड मौत का हथियार बना। आज जोली जोसेफ जेल में है और अपना ट्रायल फेस कर रही है। लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली चीज, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हम अक्सर लोगों के स्टेटस, उनकी डिग्री या उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। जोली ने एनआईटी प्रोफेसर के टैग का यूज करके 14 साल तक लोगों की आंखों में धूल झोंकी। दूसरी चीज, अवेयरनेस। अगर पहली मौत पर ही प्रॉपर पोस्टमार्टम होता या दूसरी मौत पर सवाल उठाए जाते तो शायद बाकी 4 जानें बच सकती थी। हार्ट अटैक को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेना कई बार खतरनाक हो सकता है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जोली के हस्बैंड साजू को सच में कुछ नहीं पता था या वो भी इस साजिश का हिस्सा था? नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।